बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल लेक्चर 3। ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड पे जो भी मैंने लिखा हुआ है आप इसको भी ना देखें, बल्कि मेरी बात को गौर से सुनें। ठीक है। देखें, एक अच्छे स्ट्रक्चर डिज़ाइनर की ये खसूसियत होती है कि एक तो ये कि वो एक एक्यूरेटली डिमांड को कैलकुलेट करे, यानी बेसिकली अच्छा स्ट्रक्चर एनालिसिस, अच्छी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करे। ठीक है, एक्यूरेट डिमांड। दूसरा ये है कि डिज़ाइनर की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कैपेसिटी जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो। इस पे बहस करते हैं कि लेट सपोज एक कॉलम है, उसके ऊपर 50 आ रहा है, तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 50, 60, 70, 80, 90 कितनी होनी चाहिए? ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कितनी में आखिर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करो। अगर आप 50 आ रहा है और आप 200 के, तो इकोनॉमी का क्या होगा? ठीक है। और हो सकता है 50 से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन कितना ज़्यादा आ सकता है? किसी रैशनल के बेस के ऊपर, किसी प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर, कोई प्रोबेबिलिटी की नॉलेज को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये बातें हैं। अब देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर करवाना चाहता हूँ कि हम अक्सर कहते हैं ACI कोड, ACI कोड। ठीक है, ये कोड आपको कुछ मिनिमम गाइडलाइन रिक्वायरमेंट्स देते हैं। ठीक है, ये एज सच फुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपने डिमांड ही गलत कैलकुलेट की है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, चलें हम यहाँ पे ले लेते हैं कागान नारान की एग्जाम, उसके ऊपर स्नो लोड भी आ रहा है और आपके जहन में नहीं था, या पता नहीं जिस वजह से भी आपने उसको नहीं लिया, या शायद इस वजह से नहीं लिया कि चलें एक दिन बर्फ बढ़ जाएगी, धूप निकल आएगी, वो पानी हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है किसी की अंडरस्टैंडिंग इस तरह हो भी सकती है। ठीक है, और नहीं भी हो सकती। मैं वैसे आपको एक सिनेरियो समझा रहा हूँ। ठीक है, अब उसने वो नहीं लिया, अब उस लोड के लिए तो आपने वो, क्योंकि आपकी डिमांड में तो वो ये वाले लोड इंक्लूड ही नहीं है आपकी डिमांड में, तो जो कैपेसिटी निकालेंगे तो वो डेफिनेटली गलत। तो इसलिए डिमांड को निकालना और एक्यूरेट निकालना ये भी एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की, स्ट्रक्चर डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो फिर शुरू होती है। अब जो आपको मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर डिजाइन को हम दो मेथड्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लिमिट स्टेट मेथड कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहते हैं। इन दो मेथड में डिफरेंस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। समझ आ गई है कि हम सेफ्टी में मार्जिन कितना रखें। अगर इसके ऊपर लेट सपोज ये 50 आ रहा है लोड इसके ऊपर, ठीक है, तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, इस मेथड के मुताबिक आप डिजाइन करते हैं, तो आप कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रखेंगे? ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी हाउ मच। अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बेस के ऊपर किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, तो फिर आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी? समझ आ गई? तो ये लिमिट स्टेट मेथड है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द लिमिट स्टेट मेथड। नहीं, हम मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वर्ड लिमिट स्टेट की बात कर रहे हैं कि लिमिट स्टेट क्या है। देखें, व्हेन एस और एसई, एस और एसई का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एलिमेंट, यानी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का कोई एलिमेंट। स्ट्रक्चर के कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, बीम हो सकता है, स्लैब हो सकता है, कॉलम हो सकता है, फुटिंग हो सकता है, शेयर वॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर लोड को रेजिस्ट कर। तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का कोई एक एलिमेंट भी अनफिट हो जाए, किस चीज के लिए? जिसके लिए आपने उसको बनाया है, अनफिट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, कि जिस मकसद के लिए आपने उसको बनाया है वो मकसद वो ना पूरा करे, सो वी कैन से लिमिट स्टेट रीच कर गई। ठीक है, अब ये आगे काफी सारी लिमिट स्टेट हैं कि आप किस लिमिट स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
वो उसकी मेन दो कैटेगरी हैं, फिर दो में फिर और सब कैटेगरीज हैं। तो हम आते हैं कि हम ये जो आम आरसीसी डिजाइन पढ़ते हैं, जो आप यूट्यूब पे चैनल देखते रहते हैं, तो पता है आपको कि आप कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं या किस मेथड के मुताबिक आप आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस तो आजकल स्टील में ज्यादातर यूज, स्टील के कोड में अलाउ होता है। हम आरसीसी को यानी रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन को वर्किंग स्ट्रेस के ऊपर नहीं डिजाइन करते। ठीक है, लिमिट स्टेट ही हमारी अप्रोच होती है और फिर उसमें आगे हम देखें। तो अब ये आपको समझ आ गई कि डिजाइन के दो मेथड हैं, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस। ये दो मेथड क्यों डिफरेंशिएट किए? ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि हमने सेफ्टी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरह, क्या लोड को बढ़ाना है, क्या कैपेसिटी को कम करना है, क्या लोड को सेम रखना है, कैपेसिटी को सिर्फ बढ़ाना है या कैपेसिटी को कम करना है। ठीक है, या लोड को बढ़ाएंगे और उसकी रेजिस्टेंस को कम करेंगे। तो ये आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो ए लिमिट स्टेट इज ए कंडीशन, वही आपको मैंने उधर भी लिख दिया, ये भी आप एक कंडीशन है, बियॉन्ड विच इट सीज, यानी ये काम करना खत्म कर देता है, टू सर्व इट्स इंटेंडेड पर्पस। ठीक है, तो जिस मकसद के लिए आपने वो बिल्डिंग या उस वो बीम या पूरे का पूरा बिल्डिंग बनाया है, वो अपना काम ना करे अच्छी तरीके। लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट लिमिट स्टेट। ठीक है, वो डिफरेंट लिमिट स्टेट अभी पढ़ते हैं। लिमिट स्टेट आपको मैंने बताया कि दो हैं, एक को हम कहते हैं अल्टीमेट लिमिट स्टेट और एक को हम कहते हैं सर्विसिबिलिटी। इसमें इस अल्टीमेट लिमिट स्टेट में बात होगी तोड़ फोड़ की, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या तो मूव करेगा, ठीक है, वो लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम में आएगा, भी मैं बात करता हूँ, या रप्चर कोलैप्स, यानी जितनी भी आपके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में बुरी बातें आ सकती हैं कि ये टूट जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो वो अल्टीमेट लिमिट स्टेट में आती है। ठीक है, दूसरी है सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, कि क्या आप ऐसे बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे कि जिस छत के नीचे आप सोएं और वो छत जो है से वाइब्रेट कर रही हो, यानी उसके ऊपर कोई फिर रहा हो, या उसमें ऐसे आप बज़ाहिर आप देख रहे हो कि उसमें ऐसे सैगिंग सी आ रही हो स्लैब में या बीम में, तो क्या आप ऐसे बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे? नहीं। इसलिए आपको एक स्ट्रक्चर को सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में भी चेक करना चाहिए कि क्या उसमें जो कोड के लिमिट हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ये एक बड़ी खतरनाक लिमिट है। इसके अलावा भी कुछ हैं, 320 का भी है, 180 का भी है, ठीक है, कि इससे एक 240 का भी है, आई थिंक सो, आगे वो देखेंगे। तो ये दो चार लिमिट स्टेट हैं, लेकिन इनमें आपने कौन सा फॉलो करना है, ठीक है, वो फिर बाद में टेबल गिवन है कुछ, वो देखें। क्या अनडिजायरेबल वाइब्रेशन हो रही है, एक्सेसिव क्रैकिंग हो रही है, ठीक है, एक्सेसिव क्रैकिंग, तो या फिर कुछ स्पेशल सर्विसिबिलिटी हैं और भी हैं, ठीक है, स्पेशल लिमिट स्टेट भी हैं, यानी आपकी डैमेज या कोलैप्स हो एक्सट्रीम अर्थक्वेक में। अब इस अल्टीमेट लिमिट स्टेट को देखते हैं। देखें, हम अपने वो पूरे कोर्स की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं कि हमने पढ़ना क्या है। अल्टीमेट लिमिट स्टेट तो आपको मैंने बता दी ना कि रप्चर, कोलैप्स, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या कोई भी एक पार्ट भी अगर कोलैप्स कर जाए तो इसका मतलब है कि इस लिमिट स्टेट के मुताबिक आपका डिजाइन फेल है, ठीक है। अब वो लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है, रप्चर, कोलैप्स, प्रोग्रेसिव कोलैप्स, ठीक है, कि लेट सपोज एक कॉलम अगर टूट गया, ठीक है, आप वैसे अगर आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एक स्टेज लगा हुआ है, टेम्परेरी स्टेज है, और नीचे उसके हम नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया में ऐसे ही होते हैं, वो नीचे इसके वो रखे होते हैं, वुड के पीसेस रखे होते हैं, कोई शरारत के लिए ऐसे ही एक पीस हटा दे तो डेफिनेटली अब उस कॉलम का लोड तो कहीं और जाएगा, तो शायद उस पर भी बर्डन हो जाए, तो वो भी टूट जाए। इस तरह इट विल लीड्स टू द प्रोग्रेसिव कोलैप्स, ठीक है। ये बेसिकली अर्थक्वेक की मेथोडोलॉजी में भी आता है, जिसे हम पीबीडी भी कहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन, पीबीडी, ठीक है। ये एक ऐसी फिलॉसफी होती है कि हम डैमेज तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कहाँ पे हम कहते हैं कि डैमेज हो लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक हो, और वो डैमेज हो बीम में, क्योंकि बीम का जो फेलियर होता है वो बेसिकली क्योंकि बीम तो
एक छत के साथ ही उसका ताल्लुक होता है, एक स्लैब के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है, ये डिफरेंट लेवल है। अगर यहाँ से बीम हो गई तो मतलब इस एरिया का, इस स्लैब का कुछ एरिया ही प्रॉब्लम करेगा ना। ये तो नहीं है कि नीचे वाला फ्लोर या ऊपर वाला फ्लोर कुछ प्रॉब्लम करेगा। हाँ, अगर एक कॉलम आपका वो खराब हो जाए तो वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, इट विल लीड्स टू द प्रोग्रेसिव कोलैप्स। इसलिए हम ये जो हम कहते हैं ना प्लास्टिक मैकेनिज्म या प्लास्टिक हिंजेस, वो कॉलम में नहीं बननी चाहिए, इवन वो जॉइंट में भी नहीं बननी चाहिए। फिर जॉइंट की अपनी एक डेफिनेशन है सीआई कोड के मुताबिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें आराम आराम से डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो पीवीडी के हम, हमारा पास कोई अगर कोलैप्स करे तो वो बीम करे, ना कि कॉलम करे या जॉइंट करे, ठीक है। जॉइंट से तो पूरी की पूरी वो बेसिकली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और ठीक है, अब रप्चर भी एक लिमिटेड स्टेट है, ठीक है। इसको आगे हम और भी डिवाइड कर कि आपका फ्लेक्सुरल में रप्चर कर सकता है, शेयर में रप्चर कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं फ्लेक्सुरल में रप्चर कर सकता है, शेयर में, टॉर्जन में, जिसे आप कहते हैं हम फ्लेक्सुरल डिजाइन करते हैं, या शेयर के लिए डिजाइन, या टॉर्जन के लिए डिजाइन, या सिर्फ एक्सियल और पी और एम के लिए डिजाइन, पीएम इंटरेक्शंस के लिए। तो ये चीजें मैं उस तरफ की तरफ बढ़ा रहा हूं। तो हम इस कोर्स में सिर्फ रप्चर डिजाइन की तरफ करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव कोलैप्स है, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म है, इंस्टेबिलिटी है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाए। फटीग नॉर्मली ज्यादातर ब्रिजेस में होता है कि लेट सपोज एक चीज है, उसके ऊपर रिपीटेटिव लोड, ये आपने आम देखे होंगे ना, क्या है ये बेंडिंग वायर, अक्सर आप लोग जो स्टील के लिए यूज करते हैं, इसका अक्सर हम जब इसको तोड़ते हैं तो इसको हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, तो वो टूट जाता है। तो इसको फटीग कहते हैं, ये रिपीटेटिव लोड की वजह से जो स्ट्रेस आते हैं, फटीग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट, तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, रप्चर। इन बाकियों के साथ मेरा भी फिलहाल काम नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग एनालिसिस हैं। प्रोग्रेसिव कोलैप्स अपने आप में एक एनालिसिस है, ठीक है। फॉर्मेशन या मैकेनिज्म बेसिकली ये इनइलास्टिक एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं। इंस्टेबिलिटी, फटीग एनालिसिस अपने है, फिर पी डेल्टा इफेक्ट है, ये वो और सारी चीजें हैं इसमें, और ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आराम आराम से। लेकिन चूंकि ये तो आरसीडी का बेसिक कोर्स है, आपको मैं पूरी चीजें बता रहा हूं और फिर हम उसमें से कोई चीज पे कंसंट्रेट करें। सो टाइप ऑफ फेलियर, फ्लेक्सुरल फेलियर, शेयर फेलियर, टॉर्शनल फेलियर, ये चीजें हैं, ठीक है। और भी हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन पे फिर कंबाइन कौन से होते हैं, किसको किसके साथ कंबाइन करना है, ठीक है। शेयर को टॉर्जन के साथ, एक्सियल को फ्लेक्सुरल के साथ, वो क्या है। लिमिट स्टेट भी, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट भी हम देखेंगे कि कैसे। तो सिंपल, अब अगर हम लिमिट स्टेट मेथड, हम लिमिट स्टेट में तो आपको मैंने बताया ना कि अल्टीमेट और सर्विसिबिलिटी है, फिर अल्टीमेट में ये मुख्तलिफ हैं, इसमें हम सिर्फ रप्चर पे ले रहे। तो अब हम लिमिट स्टेट से अल्टीमेट पे और अल्टीमेट से रप्चर पे, तो हम इसको एक नाम दे देंगे कि हम बेसिकली स्ट्रेंथ डिजाइन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड, ठीक है। तो बस अब ये सारी चीजें अब आप ये याद रखें कि अल्टीमेट, लिमिट स्टेट से हम अल्टीमेट पे आए, अल्टीमेट में हमने एक को पकड़ा, ये रप्चर को, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि हम शेयर, फ्लेक्सुरल और इंच टॉर्जन मॉर्जन के लिए डिजाइन करेंगे। तो अब हम इस पूरे लिमिट स्टेट, अल्टीमेट, फ्लेक्सुरल कोलैप्स और ये जितने भी आपको ये सारी चीजें नजर आ रही है, इन सब को हम जो समराइज करेंगे, हम कहेंगे कि हम या तो स्ट्रेंथ डिजाइन पे आएंगे, स्ट्रेंथ डिजाइन, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड हो, ठीक है। और इसमें हम यानी हम अगर लिमिट स्टेट में हम कहें तो हम स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड को भी टच करेंगे और इसके अलावा हम सर्विसिबिलिटी को भी, ठीक है। तो ये अल्टीमेट की बजाय अब हमारे पास स्ट्रेंथ डिजाइन हो जाएगा। तो वी विल चेक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स both for the strength design and both for the and similarly for the serviceability limited state। अच्छा, अब चलें, ये वीडियो इतने तक काफी है। अब आगे हम जाते हैं कि इन दोनों मेथड्स की आखिर डिफरेंशिएशन क्या है एज पर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में कितनी है। जिस तरह आपको मैंने कहा था ना कि 50 आ रही है,
अब इसको 60 के लिए डिजाइन करें, 70 के लिए, 80 के लिए, 90 के लिए, कितने के लिए? इकोनॉमी का भी ख्याल रखना है और ये भी ख्याल रखना है कि हो सकता है 50 से ज्यादा लोड भी आ जाए, लेकिन अब वो ज्यादा कितना आएगा? इन दो के बीच में आप जब फंस जाते हैं तो आपको इन मेथड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो वी विल कंटिन्यू दिस इन लेक्चर नंबर 4. So thank you and Allah Hafiz.